हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के सब टॉपिक 9.4 में हमें क्रोमोसोमल एबरेशंस देखना था, जिसके अंदर हमें सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन और ऑटोसोमल एबरेशंस देखना था और इनके सारे सिंड्रोम्स हमें करने थे। तो लास्ट दो लेक्चर में हमने क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम कर लिया है और इस लेक्चर में हम सुपर फीमेल सिंड्रोम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुपर फीमेल सिंड्रोम में जो पेशेंट्स होते हैं वो देखने में फिनोटाइपिकली महिलाओं की तरह दिखते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। साधारण रूप में हम क्या जानते हैं कि महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम और पुरुषों के पास एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन इस केस में इन महिलाओं के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तभी ये जेनेटिकली महिलाएं हैं कि नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये देखने में महिलाओं की तरह जरूर लगती हैं। अभी कार्योटाइप अगर इनका रिप्रेजेंट करना चाहें हम तो 1 से 22 तक आप नॉर्मली दिखा पाएंगे कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन 23वें संख्या पे आपको एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम दिखाना होगा। इसको बेहतर रूप से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया है। अगर आप ध्यान देंगे तो 23वें पोजीशन यानी कि यहाँ लास्ट में 3 एक्स क्रोमोसोम नज़र आते हैं कार्योटाइप करने पे। आपको इतना कॉम्प्लेक्स पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, यह सिर्फ आपके समझने के लिए था कि बाकी सब नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन 23वें पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अभी अगर हम बात करें कि सुपर फीमेल सिंड्रोम का कॉज क्या है, तो देखिए इसका प्राइमरी कॉज है नॉन डिजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको भी। तो अभी नॉन डिजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होने से क्या होता है कि मदर के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, जब एग बनता है तो इसमें से दोनों में 2 एग्स में बढ़ जाना चाहिए था, इसको एक एक एक्स दोनों एग में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके एक ही एग में दोनों एक्स पहुंच जाता है और एक एग में कुछ नहीं पहुंचता है। वहीं फादर का नॉर्मल डिजंक्शन होता है। तो अभी जब इनके बच्चे होते हैं तब हमें देखने को मिलता है सुपर फीमेल सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे इस एग से अगर ये स्पर्म मिलेगा तो क्या बनेगा, आप ही सोचिए। यहाँ पे 2 एक्स है और एक एक्स यहाँ, तो यहाँ पर आपको 3 एक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे ड्रॉ करके रख लीजिएगा। कॉज होता है यही नॉन डिजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। चलिए, तो अब सुपर फीमेल सिंड्रोम के जो फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। इनके बॉडी फीचर्स क्या है कि ये लिटिल टॉलर होती हैं, नॉर्मल महिलाओं से ज़्यादा लंबी होती हैं। इनके जो लेग्स होते हैं वो भी अनयूजुअली लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनका हेड साइज जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इनके आँखों में देखा जाता है वो है एपिकेंथल फोल्ड। तो एपिकेंथल फोल्ड को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये एक वर्टिकल स्किन फोल्ड है जो कि कवर करता है इनर कॉर्नर्स ऑफ आइस को। आपको बेहतर समझाने के लिए यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाया है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो देखिए नॉर्मल आइज है, तो इसमें देखिए ये नीचे वाला जो लेयर है और ये ऊपर वाला पैरेलल लेयर चलता आ रहा है, ठीक है, और कॉर्नर ऑफ आई जो है वो ओपन है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाला लेयर जो है वो अचानक से नीचे वाले लेयर को कवर कर ले रहा है और कॉर्नर ऑफ आई को भी कवर कर ले रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम एपिकेंथल फोल्ड। ये मंगोलियन फीचर एक है और बहुत ही प्रोमिनेंट है बहुत सारे रीजन्स में, लाइक कोरिया वगैरह में या मंगोलिया वगैरह के रीजन में, लेकिन नॉर्मली ये यूरोप वगैरह में नहीं पाया जाता है। तो अगर कहीं ऐसा पाया जा रहा है एपिकेंथल फोल्ड जहाँ पे इसका कम पॉपुलेशन रहता है इस तरह का, तो वो भी एक सिम्टम होता है सुपर फीमेल सिंड्रोम का। फिर इनकी फर्टिलिटी जो होती है वो मोस्टली नॉर्मल होती है। नॉर्मल फर्टिलिटी होने के कारण ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकती हैं, ठीक है, दे कैन हैव बेबीज़, ठीक है। और इनका नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाता है, मतलब इनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ये सब नॉर्मल होता है। मतलब देखने में इन पूरी तरह से महिलाएं होती हैं, भले ही थोड़ा सा इनका फेशियल स्ट्रक्चर अलग हो जाता है या कभी कभी कोई कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन देखने में ये नॉर्मल महिलाओं की तरह ही लगती है। फिर इनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी देखने को मिलते हैं, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं और मेनोपॉज भी इनका जल्दी आ जाता है। जनरली महिलाओं को 45 के एज में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 से पहले ही मेनोपॉज देखने को मिल जाता है। और अगर हेल्थ की बात करें तो इनके जो मसल्स है वो नॉर्मल महिलाओं से वीक होते हैं। देखिए इनके हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी खासी लंबी होती हैं, लेकिन इनका जो मसल्स होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। फिर देखिए
अर्ली ओवेरियन फेलियर के चांस होते हैं। ये एक क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, मतलब नॉर्मली 40 से पहले अगर हो जाए किसी का ओवरी फेल हो जाए। ओवरी फेल होने का मतलब क्या होता है कि वो एग्स बनाना बंद कर दे और हार्मोन्स जो उसको रिलीज करने चाहिए ओवरी को, वो रिलीज करना बंद कर दे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओवरियन फेलियर। तो 40 के पहले अगर हो जाए तो उसे अर्ली ओवरियन फेलियर कहते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम इनके इंटेलिजेंस की बात करें तो देखिए, चूँकि इनका मोटर स्किल्स अच्छे से नहीं डेवलप होता, इसकी वजह से इनके जो फेशियल मसल्स हैं वो काम नहीं करते और इसकी वजह से इनको स्पीच में दिक्कत होती है, समझने में, बोलने में दिक्कत होती है, भाषा सीखने में दिक्कत होती है और कोई भी और एकेडमिक चीज़ सीखने में दिक्कत होती है। और इनका पर्सनैलिटी जो होता है ना, वो थोड़ा दबा दबा सा रहता है, मतलब इनको कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमेशा कुछ ना कुछ एंग्जाइटी रहेगा और ये शर्माते रहेंगे, कि मतलब दुनिया को फेस करने में इनको डर लगता है। ठीक है, अब इसका कारण बहुत सारा होता है, अगर अच्छे से घर में इनको बड़ा किया जाए तो ये सब प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, इनका एकेडमिक रिजल्ट जनरली इतना अच्छा नहीं रहता है क्योंकि इनमें इंटेलिजेंस इश्यूज होते हैं। और ये देखिए, नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनली मैच्योर हो जाती हैं एक एज के बाद, लेकिन इनका इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आता या बहुत देर से आता है। अब कुछ ट्रीटमेंट भी है इनके लिए, लेकिन देखिए उतना कारगर नहीं है, फिर भी ट्रीटमेंट अगर करें तो ये नॉर्मल लाइफ थोड़ा बहुत जी सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है कि जेनेटिक काउंसलिंग किया जाए इनका। ठीक है, कार्योटाइपिंग करके इनको बताया जाए कि आपको ट्राइसोमी ऑफ एक्स है, तो आपको फलाने फलाने हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरह से उसके अकॉर्डिंग इनके पेरेंट्स जो है इनका ख्याल रख सकते हैं और बायोकेमिकल एनालिसिस से भी हम जान पाएंगे कि इनको ट्राइसोमी ऑफ एक्स है। तो मतलब पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए इजी हो जाएगा किसी को सपोर्ट करना। मतलब हम जनरली ये सोचते हैं कि ये बच्चा पागल है क्या, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो कोई बीमारी अगर उसके साइनस या एंग्जाइटी का कारण है तो उसको क्योर किया जा सकता है या एटलीस्ट उसको सपोर्ट किया जा सकता है कि कोई बात नहीं बच्चे, तुम नॉर्मल से अलग हो, हम तुम्हें अलग तरीके से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। फिर देखिए, कुछ थेरेपीज़ करके इनका स्पीच को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, इनके ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ चाहिए इनको, मतलब जॉब करना इनके लिए उतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए भी थेरेपीज़ करने पड़ती हैं और फिजिकल थेरेपीज़ तो चाहिए ही, क्योंकि मसल्स वगैरह काफ़ी वीक होते हैं, तो अगर एक्सरसाइज कराया जाए तो वो भी ठीक होने के चांसेस होते हैं। फिर देखिए, होम और स्कूल पे इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए। क्यों सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए? क्योंकि इनका नेचर जो होता है वो शाई और बहुत ज़्यादा डरे डरे रहने वाला होता है। और फिर इनको स्पेशल स्कूलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो इनको ओवर पावर कर जाएंगे और फिर इनका पर्सनैलिटी कभी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आई होप तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें कुछ था नहीं, आपको बस फीचर्स थोड़े थोड़े याद रखने और आप एक जनरल ओवरव्यू भी याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में बना कर आ जाएंगे। हाँ, आपको कॉज में नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स ज़रूर लिखना है, आपको ये पिक्चर ड्रॉ करके आ जाना है और इनका कार्योटाइप दिखा देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।